राधे राधे दोस्तों सोशल न्यूज़ चैनल पर मैं आरती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैसूर के शेर, जी हाँ, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, टीपू सुल्तान, जो कि एक मुस्लिम शासक थे। चलिए जानते हैं हम टीपू सुल्तान के बारे में। भारत में मैसूर साम्राज्य के शासक थे। इनका जन्म 10 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। वे सैन्य अधिकारी थे और बाद में मैसूर के वास्तविक शासक हैदर अली और फातिमा फकर उन निसा के पुत्र थे। टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली योद्धा, एक सुशिक्षित व्यक्ति और एक विद्वान शासक थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है। टीपू सुल्तान को उनकी सैन्य शक्ति और मैसूर साम्राज्य के प्रशासन और सेना को आधुनिक बनाने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। हालांकि टीपू सुल्तान की विरासत भी विवादास्पद है, क्योंकि उन पर मैसूर के अपने राज्य में धार्मिक असहिष्णुता और गैर मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप है। जो टीपू सुल्तान थे, उनकी जो सैन्य रणनीति है और मैसूर साम्राज्य के प्रशासन और सेना को आधुनिक बनाने के प्रयासों के लिए जानी जाती है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिनमें एक लो मैसूर युद्ध भी शामिल था, जिसमें उन्हें शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन अंततः वह अंग्रेजों से हार गए। वह कन्नड़, फारसी, अरबी और फ्रेंच सहित कई भाषाओं में परंपरागत थे। उनके शासनकाल के दौरान कई तरह के प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, जिनमें उनकी मुद्रा, एक नई मौलूदी, चंद्र, सौर कैलेंडर और एक नई संविधान शामिल था। भू राजस्व प्रणाली, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के उदय को प्रोत्साहित किया। टीपू एक कुशल सेनापति और प्रशासक थे, जिसने मुसलमान होते हुए भी अपने हिंदू अधीनस्थों का सम्मान बनाए रखा। उन्हें मैसूर का बाघ भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान साहब था। उनके माता पिता अक्सर उन्हें स्थानीय संत टीपू मस्तान बोलिया के नाम पर टीपू कहकर बुलाते थे। 1766 में वह बहुत छोटी उम्र में अपने पिता के साथ मालाबार पर आक्रमण में शामिल हो गए। उन्हें सैन्य अधिकारी गाजी खान के मार्गदर्शन में निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसे विभिन्न विषयों पर शिक्षा दी गई। उन्होंने कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, भाषाओं, दर्शन और विज्ञान का भी अध्ययन किया। 15 वर्ष की आयु में टीपू ने मात्र कुछ हजार सैनिकों के साथ मालाबार शासकों के परिवार पर कब्जा कर लिया। बाद में टीपू के सफल आक्रमण के कारण मालाबार के राजा ने हैदर अली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। टीपू सुल्तान और उनकी सशस्त्र सेनाएं। टीपू सुल्तान की सशस्त्र सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित और सुसज्जित थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाने का मिश्रण था। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया था। अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों की मदद से फ्रांसीसी कमान की शर्तों का उपयोग किया था। उन्होंने रॉकेट और नवीनतम यूरोपीय अस्त्रों का प्रयोग जैसी नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। यानी अगर पूछा जाए कि अपनी सेना का आधुनिकीकरण सबसे पहले किसने किया है, तो वो टीपू सुल्तान ने ही किया है। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ रॉकेट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जो भारतीय थे वो आधुनिक हथियारों से नहीं लड़ा करते थे, लेकिन ये समझ चुके थे कि अगर अंग्रेजों को हराना है तो उन्हें उन्हीं की भाषा में हराना होगा। तो इन्होंने पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल किया। इन्होंने फ्रांसियों के साथ भी हाथ मिलाया, क्योंकि इन्हें पता था कि अंग्रेजों को अगर हराना है तो हमें फ्रांसियों से मित्रता करनी होगी। उन्होंने 1796 में एक एडमिरल्टी बोर्ड की स्थापना की और 22 युद्धपोतों और 20 बड़े फ्रिगेटों के बेड़े की कल्पना की। टीपू सुल्तान की सेना का सबसे उल्लेखनीय पहलू रॉकेट का इस्तेमाल था। उनके पास मैसूरियन रॉकेट के नाम से भी जाने वाली रॉकेट कोर थी, जिनका इस्तेमाल उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से किया। उन्होंने विस्फोटक से भरी लोहे की नलियां बनाई।
उन्हें झंडों या बांस के खंभों पर लटकाया तथा सटीकता और दूरी बढ़ाने के लिए उन्हें रैंपों पर स्थापित किया। इन्होंने मैंगलोर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में डॉकयार्ड विकसित किए। हालांकि उनके विचार अभी तक वास्तविकता में नहीं आए थे। इनके शासनकाल के दौरान सैन्य पाठ्यपुस्तक फतहुल मुजाहिदीन का प्रकाशन किया गया। अपनी सैन्य ताकत के अलावा टीपू सुल्तान अपनी नई रणनीति और रणनीति के लिए भी जाने जाते थे। इन्होंने अपने दुश्मनों को असंतुलित रखने के लिए गुरिल्ला रणनीति और आश्चर्यजनक हमलों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि जो मैसूर साम्राज्य उसके विकास में टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही है। तो इनकी भूमिकाओं को हम अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो चलिए हम आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बैंकिंग नेटवर्क और सहकारी समितियां स्थापित की। पूंजी आम जनता से जुटाई गई थी और मूलधन को अपने पास रख लिया गया था और सालाना ब्याज यानी नफा के साथ लौटाया गया था। इन्होंने दुनिया भर में मैसूर बस्तियों के लिए व्यापारिक घरानों का निर्माण किया। इन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली और नकद रहित लेन देन को चुना। इसके कारण मैसूर वस्तुओं और मजदूरियों के लिए भारत के बाहर एक बाजार विकसित करना और यूरोपीय लोगों, विशेष रूप से अंग्रेजों को भारत से पैसा बाहर ले जाने से रोकना था। इन्होंने यह भी महसूस किया कि नकदी में व्यापार करने से अंततः मैसूर की क्रय शक्ति समाप्त हो जाएगी। 1785 में टीपू ने स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया और अपने राज्य के बंदरगाहों के माध्यम से चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने भूमि पर कर वसूलने में बिचौलियों का प्रयोग समाप्त कर दिया। चलिए अब हम राजनीतिक जो विकास किए थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर एकाधिकार बनाए। इनमें चीनी, नमक, लोहा, तंबाकू, चंदन का उत्पादन, चांदी, सोना और कीमती पत्थरों का निष्कर्षण शामिल था। ब्रिटिशों के विरोध में फ्रांसीसियों के साथ उनकी भागीदारी ने 1797 में जैकोबिन क्लब में उनकी रुचि जगाई। जैकोबियन क्लब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक लोकप्रिय राजनीतिक क्लब था जो समानता और हिंसा की वकालत करता था। इसी तर्ज पर वह श्रीरंगपट्टनम में एक गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने स्वतंत्रता का व्रत। चलिए अब कला और संस्कृति की बात कर ली जाए। टीपू सुल्तान के पुस्तकालय में विश्व साहित्य के अनुवादों का विशाल संग्रहालय था। उन्हें विदेशी देशों के बारे में हस्तलिखित टिप्पणियां लिखने का शौक था। उन्होंने फ्रांसीसियों को भारत आने और कारीगरों को लकड़ी के खिलौने बनाने की शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया था। वे खिलौने चन्नपटना खिलौने के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने नए बाजार स्थापित किए और रेशम, चंदन, लौह जैसे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मैसूर के रेशम कुटीर क्षेत्र को विकसित करने में मदद के लिए दुनिया भर से विशेषज्ञों को भी बुलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जानने के लिए टीपू सुल्तान ने अनुशासन के साथ प्रौद्योगिकी की शक्ति को पहचाना और तारा मंडल पेटस की स्थापना की। बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, श्रीरंगपट्टनम और बिदानूर में इनोवेशन हब यानी ये आधुनिक तकनीकी पार्कों के समान था। उनके मैंगलोर बंदरगाह पर आने वाले जहाज दूरबीन और बैरोमीटर जैसे अनेक उपकरण लेकर आते थे। अब तकनीकी विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान ने अनुशासन के साथ प्रौद्योगिकी की शक्ति को पहचाना और तारा मंडल पेट्स की स्थापना की। बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, श्रीरंगपट्टनम और बिदानूर में इनोवेशन हब पार्कों के समान जो है इसकी स्थापना। चलिए अब सामरिक और सैन्य विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए ताकि फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया जा सके।
उनके केंद्रों ने लौह और इस्पात जैसी लोह धातुओं के निर्माण और उनमें हेरफेर करने की भारत की विशाल परंपरा का लाभ उठाते हुए आधुनिक रॉकेट का पूर्ववर्ती तैयार किया, जो चीन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पटाखा प्रकार की मिसाइलों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। इन्होंने विस्फोटों से भारी लोहे की नलियां बनाई, उन्हें झंडों या बांस के खंभों पर लटकाया तथा सटीकता और दूरी बनाने के लिए उन्हें रैंपों पर स्थापित किया। टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने एक सैन्य पुस्तिका लिखी जिसमें बताया गया कि रॉकेट कैसे काम करते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास टीपू सुल्तान ने मांड्या में कृष्णराज सागर बाग की आधारशिला रखी। टीपू का औद्योगिक क्षेत्र मैसूर राज्य में बेंगलुरु में श्रीरंगपट्टनम तक फैला हुआ था, जिससे हर जगह नागरिकों को काम मिलता था और यदि अंग्रेज एक केंद्र पर हमला भी करते तो भी यह अन्य पर नियंत्रण बनाए रखता था। चलिए दोस्तों, आज हमने जो है टीपू सुल्तान के बारे में कई सारी बातें जानी। अब जो 4 युद्ध थे जिनके बारे में आप एग्लो मैसूर युद्ध के बारे में जाना जाता है, जो 1761 में हुआ था, 1767 में हुआ था, 1780 में हुआ था, 1790 में हुआ था। इस तरीके से जो 4 एग्लो मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तो कल हम इन युद्धों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने टीपू सुल्तान के जीवन के बारे में काफी कुछ जाना। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।